सलाम। दक्कन में हम बात करते हैं तमाम जुनूबी रियासतों की खबरों की और सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों को कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मंजूरी दी है। कर्नाटक में 5 दिसंबर को वोटिंग है और 11 दिसंबर को काउंटिंग होगी। उस वक्त के स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 15 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। मास्की और राजराजेश्वरी सीटों पर 2018 असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई कुछ अर्जियों पर हाईकोर्ट में अब तक सुनवाई चल रही है। नाअहल करार दिए गए 17 अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है, जिस पर फैसला महफूज रख लिया गया है। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो गया है, लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो क्योंकि कुछ जो मामले हैं वो ज़ेरे कोर्ट है और उसके ऊपर फैसला नहीं आया है, क्या लगता है कि अब तारीखों के ऐलान के बाद कुछ सियासी हलचल क्या है वहां पर? देखिए, जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर में जो अपना ऑर्डर है उसको अभी रिजर्व करके रखा हुआ है और ये बामुश्किल से 2 या 3 दिन की बात है। 2 या 3 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट जरूर इसके ऊपर में फैसला दे देगी जी। इस बीच में कांग्रेस ने अपने 8 नुमाइंदों की जो सूची है वो जारी कर दी है कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में पूरी ये दामोदार टिका हुआ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी चल रही है वो आगे चल पाएगी या नहीं। इसलिए कुल 17 सीटें हैं, जबकि 15 का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है अभी। और जो चुनाव होने हैं उसका तारीख पहले ऐलान हो चुका है कि 5 दिसंबर तक नतीजे आ जाने हैं। इसलिए कोर्ट के भी ऊपर ये दबाव है कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर में निर्णय जल्दी दे, ताकि जैसे ही निर्णय आए उसके बाद जो है तमाम पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों का ऐलान कर देंगे और उसके बाद इंतखाब होंगे। और इस तरह से माना जाना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, काफ़ी अहमियत ये इंतखाबात रखते हैं। लेकिन जयपाल, जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले साबिक सीएम का एक मैसेज आया था या फिर उन्होंने बयान दिया था कुमारस्वामी ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आने वाले वक्त में हम और दोबारा से इंतखाबात नहीं चाहते हैं। और सीधे तौर पर क्योंकि अगर ये फैसला आएगा तो उसके बाद बीजेपी की जो सरकार इस वक्त चल रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि सियासी ऊंट किस तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि कुमारस्वामी कह चुके हैं कि अब दोबारा से इंतखाबात कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, कुमारस्वामी जो है उनका कहना भी ये इसको आप एक राजनीतिक मजबूरी देख सकते हैं, क्योंकि जब से कुमारस्वामी सरकार हटी है उसके बाद से उनके जो एमएलए हैं उनके अंदर में बार बार जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थिति है वो, उनको कई तरह की शिकायतें हैं अपने अलग कमान से। और ऐसे में बहुत सारे लगभग 10 के आसपास एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते नजर आते हैं या उनकी तरफ समर्थन देते नजर आते हैं। तो ऐसे में कुमारस्वामी का जरूर कुछ दिन पहले ये कहा था कि जिस तरह के हालात है उस हालात में इस स्टेट को दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर हमें एक सम्मानपूर्ण स्थिति दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो हम उनको सपोर्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और लेकिन तब भी लगभग 15 या 17 सीटें हैं जिनके ऊपर में हम होने हैं, तो उनको भी होना ही है। लेकिन हाँ, ये एक थोड़ा सा एक रास्ता जो खुलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ते अगर भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को हासिल नहीं कर पाती है तो उनके पास एक मौका जरूर होगा कि वो जनता दल सेकुलर से समर्थन ले सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मस्जिद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए जयपाल आपका। चलिए बढ़ता आगे। खुसूसी सीबीआई अदालत ने मुबैना गैर कानूनी इमलाक मामले में आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी को शख्सी तौर पर कोर्ट में पेशी से छूट देने की अर्जी खारिज कर दी है। जगनमोहन रेड्डी ने अदालत से निजी तौर पर पेशी से छूट मांगी थी। अदालत ने इस अर्जी पर 18 अक्टूबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। अर्जी में जगनमोहन रेड्डी की जानिब से दलील दी गई थी कि वो आईनी ओहदे पर हैं और उन्हें कई अहम कामों में शामिल होना पड़ता है, इसलिए उन्हें अदालत में पेशी से छूट दी जाए। वहीं सीबीआई ने सीएम की अर्जी की मुखालफत करते हुए कहा था कि बदलाव अर्जी वज़ार की शख्सियत में आया है, ना कि मामले में। इल्ज़ामात काफ़ी संगीन है, इसलिए मुलजिम को पेशी से छूट नहीं दी जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि जगनमोहन रेड्डी जब एमपी थे तब उन्होंने इस मामले से जुड़े गवाहों को मुतासिर करने की कोशिश की थी।
बेंगलुरु का एक शख्स अनोखी यात्रा पर निकला है। पेशे से म्यूजिकल आर्टिस्ट उमेश गोपीनाथ शहीदों के गांव की मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। उनका मिशन है इस मिट्टी से पुलवामा में एक मेमोरियल बनाना। कहां तक पहुंची है इस फनकार की ये यात्रा और कब पूरा होगा उनका ये मिशन, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वैसे तो हुब्बुल वतनी जाहिर करने का कोई पैमाना नहीं होता, ये सिर्फ एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। लेकिन इसे जाहिर करने के लिए अपने अपने तरीके ज़रूर हैं। इनसे मिलिए। ये बेंगलुरु के रहने वाले उमेश गोपीनाथ हैं। पेशे से फनकार हैं, मगर वतन से मोहब्बत के अनोखे अंदाज से सभी के दिलों पर छा गए हैं। उमेश यादव पूरे मुल्क से शहीदों के गांव की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक शहीद मेमोरियल बना सकें। खास बात यह है कि ये शहीद मेमोरियल पुलवामा में बनेगा। ये जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान, ये मेरा एक अभियान है। ये मैं नहीं हूँ, ये भारत की 128 करोड़ जनता है जो आम भारतीय है। उनके तरफ से जो पुलवामा शहीद, कारगिल शहीद और जितने भी वॉर में जो शहीद हुए सबके घर पे मैं जा रहा हूँ। उनकी पवित्र मिट्टी लेके कश्मीर में अपना भारत का पहला इंडिया मैप बनेगा, जैसे हम रंगोली बनाते हैं 14 फरवरी 2020 को। उमेश की यात्रा 9 अप्रैल को बेंगलुरु से शुरू हुई, जो 14 फरवरी 2020 तक जारी रहेगी। अब तक उमेश गोपीनाथ 28,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। वो बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, पांडिचेरी, महाराष्ट्र और राजस्थान से शहीदों के गांवों की मिट्टी इकट्ठी कर चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में हैं। उमेश प्रयागराज पहुंचे हैं और यहां पुलवामा में शहीद हुए कुंबे के अलावा कारगिल और मुल्क की आज़ादी के दौरान शहीद हुए फ्रीडम फाइटर्स के गांवों से मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों ने गोपीनाथ के इस जज्बे की खुलकर तारीफ की। यूपी उत्तर प्रदेश जो है ये एक शहीदों का एक गढ़ माना जाता है और भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं आज आया हूँ जो हमारे वीर पुत्र जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके मैं चरण कलमों से यहाँ पर उनकी जो शहादत हुई थी यहाँ से मैंने मिट्टी ली है और ये बोलने के लिए कि हम ने उनका जो है सम्मान रोज करना चाहिए और इनके शहादत और इनके शहीदों की वजह से हम आज़ाद हुए हैं। जब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति को हम नमन करने के लिए आए हैं तो मैंने भाई साहब को यहाँ पे नमन करते हुए देखा, मिट्टी उठाते हुए देखा, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। तो पूछा हम लोगों ने आप ये क्या मतलब है, तो कहने लगे मैं शहीदों की कुर्बानी के लिए कुछ स्मृतियाँ बनाना चाह रहा हूँ जिससे हमारा आप लोग सब सहयोग करिए। तो हम लोग ने इनका साथ दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की जमीन वीर जवानों के खून से लाल हो गई थी। उसी जमीन पर 14 फरवरी 2022 को शहीदों के गांव की मिट्टी से उनके बहादुरी की दास्तान दर्ज की जाएगी। शहीदों के गांव की मिट्टी से बने मेमोरियल पर हिंदुस्तान के नक्शे की छाप होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले कमल हासन के इंडियन सिनेमा में 60 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी का सेलिब्रेशन 7 से 9 नवंबर तक 3 दिनों तक चेन्नई और कमल के होम टाउन परमाकुडी में किया जाएगा। इस सेलिब्रेशन की खास बात यह होगी कि कमल अपने मेंटर और राइटर डायरेक्टर रहे के बालाचंदर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इस मौके पर रजनीकांत भी मौजूद रहेंगे। फोन पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल और शुरू हो जाएगी आपकी जासूसी। सुनकर भले ही आपको हैरानी हो, लेकिन इजराइल की एक कंपनी के बनाए गए सॉफ्टवेयर ने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इल्जाम है कि NSO नाम की एक कंपनी के बनाए गए सॉफ्टवेयर से पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले करीब 1400 लोगों की जासूसी की गई है और जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा हिंदुस्तानी शामिल है। अगर आपके फोन पर कोई कॉल आए और रिसीव करने से पहले ही कट जाए तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि वो स्पाईवेयर हो सकता है। स्पाईवेयर यानी वो जासूस वायरस जो आपके फोन से सारा डेटा चोरी कर सकता है। आप किससे बात कर रहे हैं, किसे मैसेज कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, नोट्स, फोटोग्राफ्स, आपकी लोकेशन, यानी तकरीबन सब कुछ दूर बैठा कोई शख्स ट्रैक कर सकता है और खुद आपको इसकी जानकारी कानो कान नहीं होगी।
सीधे अल्फाज में कहा जाए तो आपका फोन आपकी जाती जानकारियों की तिजोरी की वो चाबी है जो आपकी मर्जी के बिना किसी भी गलत शख्स को आपसे जुड़ी जानकारियां शेयर कर सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कहा है। भारत के तकरीबन 2 दर्जन सहाफियों, दलित एक्टिविस्ट, वकीलों और दानिशवरान से राब्ता कर उन्हें होशियार किया गया है। उनसे कहा गया है कि दुनिया की बेहतरीन सर्विलांस टेक्नोलॉजी से करीब 2 हफ्ते तक उनकी जासूसी की गई। ये जासूसी इस साल के महीने तक की गई। खास बात यह रही कि यह वही वक्त था जब मुल्क में लोकसभा इंतखाबात चल रहे थे। सनसनीखेज तरीके से ये जासूसी की गई है स्पाईवेयर पेगासस के जरिए, जिसे इजराइल की टेक्नोलॉजी ग्रुप कंपनी NSO ने बनाया है। हैरान कर देने वाले इस मामले में व्हाट्सएप ने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कराया है। व्हाट्सएप ने खुद ये माना कि उन्होंने उन लोगों को फोन करके कहा कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इल्जाम है कि NSO ग्रुप ने पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले करीब 1400 लोगों के मोबाइल फोन में पेगासस नाम के स्पाईवेयर पहुंचाकर न सिर्फ उनकी जासूसी की, बल्कि अहम जानकारियां भी चुराने की कोशिश की। ये सॉफ्टवेयर जो है ये खामी को इस्तेमाल करके, जहां प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके आपके फोन में बैठ जाता है और जैसे स्पाई की तरह जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी पासवर्ड डालते हैं, जो स्क्रीनशॉट्स है, उसको वो अपने सर्वर को भेजता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई तक NSO ने अपने स्पाईवेयर पेगासस को इंस्टॉल करने का एक बेहद खतरनाक तरीका इजाद कर लिया है, और वो तरीका है सिर्फ एक मिस्ड कॉल। जी हां, बस व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपके फोन की घंटी बजी, आपके कॉल रिसीव की या नहीं की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके साथ ही जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास आईफोन है, एंड्रॉइड है या फिर ब्लैकबेरी। इंस्टॉल होने के बाद ये स्पाईवेयर कमांड और कंट्रोल सर्वर के जरिए आपके प्राइवेट डाटा तक पहुंचता है। यानी जासूस पेगासस आपके व्हाट्सएप, iMessage, स्काइप या टेलीग्राम के जरिए किए जाने वाले किसी भी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर, इवेंट्स और तो और आपके टेक्स्ट मैसेज भी सीधे जासूसी के घेरे में हैं। आपके मोबाइल कैमरा और फोन के माइक्रोफोन तक को कंट्रोल किया जा सकता है। GPS फंक्शन के जरिए आपके लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है। NSO का दावा चाहे जो भी हो, बड़ी बात यह है कि बाजार में मौजूद इस वक्त कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो स्पाईवेयर पेगासस की पहुंच से महफूज हो। जाहिर है सभी के लिए संभलना और बेदार होना जरूरी है। कौन जाने आपका फोन आपकी भी चुगलखोरी कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया के 20 ममालिक में हुई सैकड़ों व्हाट्सएप की हैकिंग आज के बैनुल अक़वामी खबर है। और बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जब यह हैकिंग या फिर जासूसी हुई, उस दौरान मुल्क में लोकसभा इंतखाबात कराए जा रहे थे। व्हाट्सएप ने इस हैकिंग की जानकारी तो दी है, लेकिन ये जासूसी कौन कर रहा था इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन अब कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी हुकूमत पर हमला बोला है और बिना नाम लिए सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनान की जासूसी करने का इल्जाम लगाया है। क्या व्हाट्सएप हैकर की जासूसी हुई? व्हाट्सएप हैकिंग पर कांग्रेस वर्सेस सरकार। जैसे ही व्हाट्सएप की तरफ से यह इंकशाफ किया गया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ मुश्तबा यूनिट्स ने आलमी सतह पर जासूसी की, हड़कंप मच गया। ये भी इंकशाफ हुआ कि कुछ हिंदुस्तानी सहाफियों और इंसानी हुकूक के कारकुनान भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। खबर सामने आई तो कांग्रेस ने हुकूमत को घेरा। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूरी तरह से एक रहस्यमयी चुप्पी इस पूरे मामले पर साध रखी है। पत्रकार साथियों ने जो ईमेल से इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी से या फिर आईटी सचिव से, उन्होंने कोई टेलीफोन का जवाब नहीं दिया और किसी ईमेल का जवाब देने से इनकार कर दिया।
हालांकि बीजेपी ने जासूसी के कांग्रेस के इल्जामात को खारिज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इजरायली स्पाईवेयर के मुद्दे पर व्हाट्सएप से जवाब भी मांगा है। व्हाट्सएप से अपना जवाब 4 नवंबर तक देने को कहा गया है। जी मीडिया ने इस मामले पर साइबर एक्सपर्ट से भी बातचीत की। बड़े शोर से बोल रहे हैं कि कांग्रेस बोल रहा है ये बीजेपी का काम है, बीजेपी बोल रहे हैं कांग्रेस का काम है। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी एक पार्टी या एक समूह का काम है। ये मुझे लगता है ये किसी इंटरेस्टेड पार्टी जिसको ये डेटा चाहिए उन्होंने करवाया। और फलाना मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया, ओनली न्यूज मेकर्स का क्यों, ओनली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का क्यों, या किसी पॉलिटिकल सेगमेंट का क्यों। मुझे लगता है ये फलाना बात ठीक नहीं है। बट जो भी वैक्यूम है और जो भी लकुना है उसको बंद करने के लिए व्हाट्सएप ओपनली शुड कम एंड एक्सेस देना चाहिए गवर्नमेंट्स को, सो दैट देयर इज नो फिंगर पॉइंट। व्हाट्सएप ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इजरायल की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओल्ड अलवाल की रमिया बचपन से पढ़ाई में अव्वल रही है और बचपन से ही पढ़ाई में तेज तर्रार लड़की की ख्वाहिश रही है कि वो आईपीएस अफसर बनकर मुल्क की खिदमत करे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जब अस्पताल में दाखिल कराया गया तब मेडिकल टेस्ट में पाया गया कि उसे ब्लड कैंसर है। उसकी ख्वाहिश अधूरी रहने से वो बहुत मायूस हुई। राजकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने उस लड़की की ख्वाहिश पूरी करने का मन बनाया। उन्होंने उसे एक दिन के लिए आईपीएस अफसर बनाया और ये जानकर वो गदगद हो गई। उसने पुलिस कमिश्नर महेश भागवत का शुक्रिया अदा किया।